हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू दिस सेशन। आज का सेशन बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है क्योंकि दो अलग अलग एक्ट, एक तरफ प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट और दूसरी तरफ सीआरपीसी से डील करता हुआ ये पर्टिकुलर केस हमारे सामने है। यहाँ सेक्शन 19 पीएमएलए का यानी प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के बारे में जिक्र है और दूसरी तरफ सेक्शन 167 सीआरपीसी के बारे में जिक्र है। और केस का नाम है वी सेंथिल बालाजी वर्सेज द स्टेट रिप्रेजेंटेड बाय डिप्टी डायरेक्टर एंड अदर्स। इसको डिसाइड किया है ऑनरेबल जस्टिस मिस्टर एएस बोपन्ना एंड ऑनरेबल जस्टिस मिस्टर एमएम सुंदरेश की बेंच के द्वारा। मामला इस तरीके से है कि वी सेंथिल बालाजी को यहाँ पर जो है एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट के द्वारा यानी ईडी के द्वारा मनी लॉन्ड्रिंग मामले में जो है कस्टडी में लिया गया। अब ये पहुंच जाते हैं कोर्ट के पास ये कहने के लिए कि भाई मुझे जो है इलीगल डिटेन किया गया। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने ये बात क्लियर कर दी कि रिट ऑफ हबीज कॉर्पस के लिए अगर आप आए हैं तो आप अलाउ नहीं करेंगे हम आपको। क्यों? क्योंकि एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट जो है वो अथॉरिटी है। जब हम सेक्शन 167 की बात करते हैं तो 167 कहता है कि अगर हम एक व्यक्ति जो है इन्वेस्टिगेशन के दौरान जा रहा है, यानी कि अगर इन्वेस्टिगेशन करनी है एक व्यक्ति से, तो वहां पर इन्वेस्टिगेशन कौन कौन कर सकता है? पुलिस कर सकते हैं और इसके अलावा वहां पर अदर एजेंसी भी वर्ड यूज किया गया है। तो यहाँ ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जो अदर एजेंसी वर्ड है उसमें सिर्फ पुलिस ही नहीं आती, उसमें और बहुत सारी एजेंसीज भी आ जाती हैं, यानी कि ईडी जो एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट है वो भी इन्हीं एजेंसीज में से एक एजेंसी है। तो यानी जब इस तरह की एजेंसी जो है इन्वेस्टिगेशन कर रही है, जैसे हम ईडी की बात कर रहे हैं, इस प्रेजेंट केस में ईडी ने यहाँ पर इन्वेस्टिगेशन के लिए एक व्यक्ति को जो है कस्टडी में लिया है, तो वो इलीगल डिटेंशन में नहीं आएगा। और जब भी इस तरीके का कस्टडी में लिया जाएगा और चूंकि वो इलीगल डिटेंशन में नहीं है तो आप रिट ऑफ हबीज कॉर्पस के लिए नहीं जा सकते। यानी रिट ऑफ हबीज कॉर्पस अगर ईडी ने एक व्यक्ति को जो है कस्टडी में लिया है उसके अगेंस्ट इशू नहीं होती। पहली बात ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने इस केस में ये हेल्ड करी। आई होप आपको ये बात क्लियर हो। क्यों 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 नहीं कर सकते हम ईडी के खिलाफ? क्योंकि ईडी भी क्या है? एक अथॉरिटी है, इन्वेस्टिगेटिंग अथॉरिटी है और यही प्रॉपर मैनर से कोर्ट के जो है ऑर्डर लेकर के तब इन्वेस्टिगेशन करती है। तो इसीलिए जो है यहाँ पर जो है इलीगल डिटेंशन हम नहीं करेंगे, कहेंगे इसको। इलीगल डिटेंशन कब होता है? जैसे कि हमें पता है 167 हमारा सीआरपीसी का इस चीज को एनफोर्स करता है कि अगर एक व्यक्ति को पुलिस ने बिना वारंट के अरेस्ट करा है तो 24 घंटे के अंदर अंदर उसको जो है मजिस्ट्रेट के सामने प्रोड्यूस करना होगा। अगर नहीं करते हैं और उसे अपने पास तभी रखते हैं तो फिर आ जाता है इलीगल डिटेंशन। लेकिन ऐसा इस प्रेजेंट केस में हुआ ही नहीं है। तो इसलिए यहाँ पर ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ईडी ने जो इस तरीके से इन्वेस्टिगेशन के दौरान कस्टडी में लिया है तो वो कस्टडी में रहना इलीगल डिटेंशन में नहीं आता है। तो पहली बात तो इस प्रेजेंट केस में ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के द्वारा ये कहा गया। और ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने तमिलनाडु मिनिस्टर वी सेंथिल बालाजी की जो अपील थी, प्ली थी, उसको उन्होंने जो है कि भाई मेरे खिलाफ जो है इस तरीके से डिटेन किया गया है, मुझे जो है रिट ऑफ हबीज कॉर्पस मेरे फेवर में इशू कर दी जाए, तो उसके लिए मना कर दिया गया। क्योंकि रिट ऑफ हबीज कॉर्पस का मतलब क्या होता है कि अगर इलीगल डिटेंशन हुआ तो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि यहाँ इलीगल अरेस्ट है ही नहीं। रिट ऑफ हबीज कॉर्पस ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि तब आप लेकर के आएंगे, इसके लिए आप तब प्ली लेकर के आते हैं जब आपके पास दूसरी अलग स्टैट्यूटरी रेमेडीज अवेलेबल ना हो। तो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने क्लियर कर दिया कि रिट ऑफ हबीज कॉर्पस जो है वो तभी इशू करी जाती है जब डिटेंशन इलीगल हो। एज ए मैटर ऑफ रूल अगर रिमांड का ऑर्डर जुडिशियल ऑफिसर ने दिया है जुडिशियल फंक्शन करते हुए तो आप उसको हबीज कॉर्पस की रिट के थ्रू चैलेंज नहीं कर सकते हैं। हाँ, अगर आपके पास दूसरी रेमेडीज है तो आप उन रेमेडीज पे चाहिए बट रिट ऑफ हबीज कॉर्पस पे नहीं जा सकते हैं। यहाँ पर बिल्कुल सिंपल सी बात है, जब मैंडेटरी प्रोविजन है, हम 167 सीआरपीसी की बात करें, सेक्शन 19 पीएमएलए एक्ट की बात करें, जो भी मैंडेटरी प्रोविजन है, क्या क्या मैंडेटरी प्रोविजन है? सबसे पहली बात, जब एक पुलिस ने जो है अरेस्ट करा एक व्यक्ति को तो वो अरेस्ट करने के 24 घंटे के अंदर अंदर प्रोड्यूस करते हैं नियरेस्ट मजिस्ट्रेट के पास में, और वो डायरी में अपना ये भी नोट करते हैं कि उन्होंने किस ग्राउंड पे उसे अरेस्ट किया। तो वो ग्राउंड उस डायरी के साथ में जाते हैं ऑनरेबल मजिस्ट्रेट के पास में, और उन्हें लगता है पुलिस को कि इन्वेस्टिगेशन के लिए अभी इस व्यक्ति की जरूरत होगी, तो उस ग्राउंड की डायरी में दिए हुए स्टेटमेंट के बेस पर और एविडेंस को देखने के बाद मजिस्ट्रेट अलाउ करते हैं कस्टडी के लिए। तो अगर पूरा कंप्लायंस हुआ है और कंप्लायंस के बाद में अगर किसी व्यक्ति को कस्टडी में लिया गया तो हबीज कॉर्पस की बात ही नहीं जो है यहाँ पे अराइज होती। तो यहाँ पर ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने क्लियर कर दिया कि रिट ऑफ हबीज कॉर्पस जो है वो एंटरटेन तभी करी जाती है जब 167 सीआरपीसी, अगर हम अपने दूसरे पर्टिकुलर किसी भी जो है प्रोविजन का कहीं भी ऑफेंस हुआ, प्रोविजन के अगेंस्ट ऑफेंस हुआ है, उसमें 167 और पीएमएलए एक्ट के अंदर सेक्शन 19 के प्रोविजन को जब फॉलो नहीं किया गया है। जब एक मजिस्ट्रेट ने एक ऑर्डर पास किया है स्पेसिफिक रीजन के साथ में तो उसको आप रिट के थ्रू जो है नहीं कर सकते, मतलब आर्टिकल 226 में नहीं जा सकते, आर्टिकल 32 में नहीं जा सकते।
ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने दूसरे शब्दों में कहा कि अगर आपको एक रिमांड का ऑर्डर चैलेंज करना है ऑन मेरिट, दैट हैज टू बी इन ट्यून विद द स्टेट्यूट, यानी आपको कानून के अनुरूप आना पड़ेगा, यानी आपके पास ठोस ग्राउंड होने चाहिए कि यहाँ पर ये प्रोसीजर कंप्लीट नहीं किया गया है और मुझे जो है इलीगली डिटेन कर लिया। लेकिन जब इस तरह का कुछ भी नहीं है, सारे प्रोविजन पूरे किए गए हैं, सारे प्रोसीजर को कंप्लायंस किया गया है, तो फिर आप ये बात कह ही नहीं सकते हैं कि भैया आपको जो है जुडिशियल कस्टडी, आपकी जो कस्टडी है वो कैसी है, वो इलीगल है, इलीगल डिटेन किया गया, ऐसा हो ही नहीं सकता। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ पर एक केस को भी रेफर किया, तस्नीम रिजवान सिद्दीकी 2018 का, जिसमें उन्होंने ये कहा कि साफ साफ हमने बताया है कि अगर हमने ये देखना है कि डिटेंशन इलीगल है या फिर इलीगल नहीं है, तो हम ये देखेंगे कि डिटेंशन इलीगल तभी होता है जो कि स्टेचुटरी मैंडेट, यानी कि जो भी हमारा प्रोविजन में दिए 167 में जो भी हमें बताए हुए हैं प्रोविजन, जो भी हमें स्टेप्स बताए हुए हैं, जो भी हमें बताई गई हैं कि हमें इस तरीके से जो है स्टेप्स को फॉलो करना है अगर कस्टडी में लेना है, अगर वो कंप्लीट नहीं हुए हैं तभी डिटेंशन जो होगा वो इलीगल बनता है, अदरवाइज नहीं होगा। तो रिट ऑफ हबीज कॉर्पस तभी इंटरटेन की जाएगी अगर जो स्टेटरी मैंडेट है वो कंप्लायंस नहीं हो। यहाँ पर ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने फिर से इस बात में क्लियर किया और ये भी कहा कि जब अरेस्टी को फॉरवर्ड किया गया है जुडिशियल मजिस्ट्रेट के पास में सेक्शन 19 सबसेक्शन 3 पीएमएलए एक्ट के अकॉर्डिंग, तो आप रिट ऑफ हबीज कॉर्पस के बारे में आ ही नहीं सकते, रिट ऑफ हबीज कॉर्पस के लिए लेकर के नहीं आ सकते। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने एक और नया, मैंने आपको पहले ही बताया, 167 को बहुत ज्यादा इंटरप्रेट करते हुए कहा कि 167 में जो वर्ड कस्टडी लिखा है वहां पर अदर एजेंसीज भी लिखा और अदर एजेंसी में हमारे पास में एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट भी आ जाएगा। 167 साफ साफ कहता है कि 24 घंटे के अंदर अंदर आपको लेकर के आना है, अगर आपने बिना वारंट के किसी पर्सन को अरेस्ट किया है तो मजिस्ट्रेट के पास लेके जाना है। और 167 सबसेक्शन 2 कहता है कि मजिस्ट्रेट जो होता है वो पावर को एक्सटेंड कर सकता है, जहाँ पुलिस कस्टडी में 15 दिन और बाकी 60 और 90 दिन की कस्टडी में जो है भेज सकते हैं, टाइम टू टाइम उसको जो है वो चेंज भी करेंगे। यहाँ ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जो 24 आवर्स का जो मैंडेट लिखा हुआ है वो इसलिए है कि भाई यहाँ पर जो है एक्यूज के पास में बाय रिस्ट्रिक्टिंग द कस्टडी 24 का मतलब एक्यूज के जो यहाँ पर लिबर्टी है वो हमने क्या करना है, इंडिपेंडेंट अथॉरिटी जो है वो मजिस्ट्रेट के सामने लेके जाए, ताकि जो है 24 घंटे का उसको जो भी मतलब प्रिलिमिनरी इन्वेस्टिगेशन है वो कंप्लीट कर लें, और उसके अलावा जो उनके पास एविडेंस है, अगर उन्हें चाहिए कि इस व्यक्ति से हमें और भी सबूत की जरूरत है तो वो मजिस्ट्रेट के पास लेके जाए। यानी कहने का मतलब ये है कि अगर 24 घंटे के अंदर अंदर व्यक्ति को अरेस्ट करने के बाद भी पुलिस को ये नहीं पता चलता है कि इसके खिलाफ कोई सबूत है तो व्यक्ति को छोड़ना पड़ेगा, लेकिन अगर सबूत मिल जाते हैं और अभी और जरूरत पड़ती है तो वो 24 घंटे के अंदर अंदर जो उसे लेके जाए। 24 घंटे से ज्यादा अगर वो उसे अपने पास रख रहे हैं तो उसका मतलब क्या कर रहे हैं, वो इलीगल डिटेन कर रहे हैं। तो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने फिर से इस चीज को क्लियर करा और उन्होंने कहा कि जो कस्टडी, सच कस्टडी या सच मजिस्ट्रेट थिंग्स फिट का मतलब होता है कि भाई उनके पास डिस्क्रिशन है, वो कौन सी कस्टडी में भेजे, पुलिस कस्टडी में, जुडिशियल कस्टडी में भेजे, ये वाली डिस्क्रिशन अवेलेबल है। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ पर 37th लॉ कमीशन रिपोर्ट का भी जिक्र किया और कहा जो सच कस्टडी है, ये सच कस्टडी के जो यहाँ पर इंटरप्रिटेशन है उसको अगर हम देखेंगे तो इसका मतलब ये है कि नैरो इंटरप्रिटेशन नहीं है कि सिर्फ पुलिस में ही कस्टडी दी जाएगी, बल्कि ये जो है इसमें जो है वाइड कॉनोसेशन है, यहाँ पर वाइड इसका मीनिंग निकलता है। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हम अपनी इस बात को पूरी तरीके से ध्यान रख रहे हैं कि जो सेक्शन 167 है दैट इज मेंट for not only protecting the liberty of the person but also to conclude the investigation in a fair manner। दोनों चीजें होनी चाहिए, एक व्यक्ति की लिबर्टी और साथ ही साथ इन्वेस्टिगेशन भी प्रॉपर हो, दोनों बातों को ध्यान रखना है। सच कस्टडी में जैसे मैंने आपको कहा तो ये काफी ब्रॉड टर्म है और इसमें कोई भी इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी आ सकती है, ईडी भी उसमें इंक्लूड होंगी। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने सेक्शन 41A का भी यहाँ जिक्र किया सीआरपीसी का और ये कहा 41A पीएमएलए एक्ट पर अप्लाई होता ही नहीं। क्यों? क्योंकि पीएमएलए का खुद से, क्योंकि 41A क्या कहता है, ये आपको 41A जो हमारे पास है वो हमें प्रोविजन बताता है, हमारे पास में जो है वो अनेश जो हमारे पास में जो अर्नेश में जो गाइडलाइंस दी गई थी उसके बाद में ये हमारे पास में ये जो है पर्टिकुलर मैटर आया था, मतलब ये सारे के सारे जो प्रोविजन हमारे सामने आए थे, ये अर्नेश कुमार वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार में जो यहाँ पर ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि भाई जो इंटरप्रिटेशन हुई थी कि भाई 41A की अगर हम बात करें वो एक व्यक्ति की लिबर्टी को सेफगार्ड करने के लिए हुई थी, और अकॉर्डिंग टू द सेट प्रोविजन अर्नेश कुमार उन्होंने बोला कि ये इस पर्टिकुलर मैटर में भी ऑलरेडी बताया कि 41A किस लिए है, व्यक्ति की
की लिबर्टी को इंश्योर करने के लिए हुआ है। ये जो 41A, B, C या D हमारे सामने आए थे, हमें अच्छे से पता है कि वह डी के बासु वाला जो केस हुआ था उसको जो है उस पर्टिकुलर केस की जो गाइडलाइंस थी उनको इफेक्टिव मैनर में लाने के लिए ही अमेंडमेंट हमारे सामने आए थे। तो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि 41A का मैंडेट जो है वो हम CRPC के जब प्रोविजन की बात करते हैं तो वहाँ ज़रूरी है ये मैंडेट कंप्लीट करना 41A का। लेकिन अगर हम PMLA एक्ट की बात करें तो PMLA एक्ट में इसकी ज़रूरत नहीं। क्यों? क्योंकि PMLA में अपने आप में इनका जो है एक पर्टिकुलर आप कह सकते हैं कि भाई इनके पास जो है इनका खुद का जो है प्रोविजन दिया, कह नहीं सकते, एक्चुअली में इनके पास खुद का प्रोविजन है सेक्शन 65। जो सेक्शन 65 PMLA है वो भी यही बात कहता है। सेक्शन 41A किस चीज़ के बारे में, नोटिस के बारे में है, नोटिस ऑफ अपेयरेंस बिफोर पुलिस ऑफिसर की आपको जो है पुलिस ऑफिसर के सामने होगा तो आना होगा। तो पुलिस ऑफिसर क्या करते हैं, जब एक व्यक्ति को अरेस्ट कर मतलब एक व्यक्ति ने कोई ऑफेंस करा है तो उस केस में उन्हें लगता है कि इसे अरेस्ट करने की ज़रूरत नहीं, तो वो उसे नोटिस इशू करते हैं कि भाई उसको बोलेंगे कि भाई आपके खिलाफ रीजनेबल कंप्लेन आई है, रीजनेबल सस्पिशन है कि आपने जो इस तरीके से कोई ऑफेंस किया है। फिर उसमें बोलेंगे कि आप हमारे सामने आइए, नोटिस में जगह बता देते हैं कि इस जगह पे आपको आना है। तो उस व्यक्ति की ड्यूटी बनती है कि वो उस नोटिस के अकॉर्डिंग आए। तो यही वाली बात जो है 41A PMLA एक्ट पर अप्लाई नहीं होता। क्यों? क्योंकि सेक्शन 65 में ऑलरेडी PMLA एक्ट में ऑलरेडी दिया हुआ है। तो 41A यहाँ अप्लाई नहीं होता है। किस पर अप्लाई नहीं होता है? PMLA एक्ट पर अप्लाई नहीं होता। तो डबल तो नहीं लगेगा ना, एक ये भी बात यहाँ की गई। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने इस केस में ये भी बात कही, ये अपने प्रेजेंट के जो वी सैंथिल का केस है इसमें ये भी बोला ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने कि अगर सेक्शन 19 का कंप्लायंस नहीं होता है, अगर सेक्शन 19 कौन सा, PMLA एक्ट का कंप्लायंस नहीं होता है, जैसे हमें 167 है ऐसे ही सेक्शन 19 PMLA एक्ट है। तो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अगर PMLA एक्ट का कंप्लायंस नहीं होता है तो उस केस में जो क्या होगा, कोर्ट जो होंगी वो वो क्या करेंगी, सेक्शन 62 के अंदर जो है प्रोसीडिंग जो है वो इनिशिएट करेंगी PMLA एक्ट में। अब ये सेक्शन 62 क्या बोलता है इसको भी हम देख लेते हैं एक बार फटाफट से कि सेक्शन 62 क्या कहता है। ये पनिशमेंट देता है फॉर वेक्सिशियस सर्च, यानी कि कोई भी अथॉरिटी, कोई भी ऑफिसर जो PMLA एक्ट में कार्य कर रहे हैं वो किसी भी व्यक्ति को जो है ऐसे बिना किसी रीज़न के सर्च नहीं करेंगे, किसी भी प्लेस को सर्च नहीं करेंगे, बिल्डिंग को सर्च नहीं करेंगे, किसी भी व्यक्ति को डिटेन नहीं करेंगे। अगर ऐसा कोई करता है तो 2 साल या फिर फाइन जाएगा, और फाइन 500 रुपये, फाइन जो है 50,000 रुपये तक जाएगा। तो यहाँ पे ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि भाई सेक्शन 19 का अगर कंप्लायंस नहीं होता है तो वो इलीगल अरेस्ट में आ जाएगा, और उसकी वजह से जो है व्यक्ति को सेक्शन 62 के अंदर जो है फाइन और जो है डेथ के लिए भी जो है उसे लायबल माना जा सकता है। तो बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें इस पर्टिकुलर केस में कही गई, मैंने आपको बता दिया क्या क्या बातें कही गई। इस केस में सबसे इंपॉर्टेंट बात की गई कि 167 जो है वो अदर जो इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी है उसमें पुलिस के अलावा और बहुत सारी इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी भी आ जाती हैं। ईडी ने अगर किसी को दूसरा पॉइंट, ईडी ने अगर किसी को अरेस्ट करके रखा है तो उसके खिलाफ रिट ऑफ हबीज कॉर्पस जो है वो इशू नहीं होगी, दूसरा पॉइंट। तीसरा, अगर सेक्शन 19 PMLA का वायलेशन किया तो विशिएट हो जाएगा अरेस्ट, और जिसकी वजह से सेक्शन 62 में उस व्यक्ति को पनिशमेंट मिलेगा, तीसरी बात। चौथी बात इस केस में की गई, सेक्शन 41A PMLA एक्ट पर अप्लाई नहीं होता क्योंकि ऑलरेडी पर्टिकुलर एक्ट के अंदर जो है अपना खुद का जो है सेक्शन दिया हुआ है नोटिस के रिगार्डिंग। तो इसीलिए इस केस के अंदर 4 इंपॉर्टेंट बात निकल के आती है और ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाएगा। केस का नाम बहुत आराम से इत्मीनान से नोट कर लेना। 167 में आपको काम आएगा, वी सेंथिल बालाजी वर्सेस द स्टेट रिप्रेजेंटेड बाय डिप्टी डायरेक्टर एंड अदर्स। थैंक यू सो मच। अच्छा लगा हो तो लाइक कर देना और अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कर लेना। थैंक्स अ लॉट।